नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पर्यावरण के लिए इम्पोर्टेंट जैसे कि हम आपको एक एक पार्ट में यानी कि सिंगल सिंगल पार्ट में 20-20 प्रश्न करके करा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 5 जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 6 और ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जैसे कि सुपर टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीड, तो किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं सभी में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। आप डेफिनेटली यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो प्रश्न मैंने पूछा था पिछले वाले वीडियो में कि कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, मणिपुर में है या मेघालय में है? ये चार ऑप्शन थे। आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो जिसने जिसने ऑप्शन ए दिया था उसका बिल्कुल सही है। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित जो कथन है उन पर ध्यान दीजिए। पहला कथन यहाँ पर कह रहा है कि नए वन्यजीव अभयारण्यों की घोषणा केवल राज्य सरकार कर सकती है। दूसरा कथन यहाँ पर कह रहा है कि नए राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा केवल केंद्र सरकार कर सकती है। ये दो कथन है, आपको छांटना क्या है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई भी नहीं। प्रश्न का लेवल थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो प्रश्न उनको शामिल किया जा रहा है, तो इसी प्रकार के एनसीईआरटी बेस्ड आपके प्रश्न आगे पूछे जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो इसलिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है, तब तक एग्जाम जब तक होगा तब तक आपकी अच्छी जो है वो तैयारी हो सके। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं बिल्कुल सही होगा। क्यों? नए वन्यजीव अभयारण्य की बात की जाए या नए राष्ट्रीय उद्यानों की बात की जाए तो ना केवल राज्य, आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है केवल, तो कह सकते हैं ना केवल राज्य और ना ही केवल केंद्र सरकार कर सकती है, बल्कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कर सकती हैं। इसलिए यहाँ पर आपका कोई भी नहीं जो है वो सही होगा। यदि केवल यहाँ पर ना लगा होता तब आपके कथन जो है वो सही होते। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के जरिए भारत में खेती और रोपण से निम्नलिखित पौधों में से कौन सा निषिद्ध किया गया है? आपको बताना है। चार ऑप्शन है। पहला कथन कह रहा है यानी कि पहला ऑप्शन कह रहा है किलर वीड, दूसरा कह रहा है ड्रैगन प्लांट, तीसरा कह रहा है बेलाडोना और चौथा कह रहा है लेडीज स्लीपर आर्चिड्स। आपको बताना है कि वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के जरिए भारत में खेती और रोपण से निम्नलिखित पौधों में से कौन सा निषिद्ध किया गया है? बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी लेडीज स्लीपर आर्चिड्स जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। किस एक्ट में नए वन्यजीव रिजर्व बनाने का प्रावधान है? वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, एनवायरमेंट एक्ट 2006 या इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन है, आपको बताना है किस एक्ट में नए वन्यजीव रिजर्व बनाने का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है साथ साथ में जानते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसको हिंदी में हम कहते हैं भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये किस उद्देश्य से आया था? तो वन्य जीवों के अवैध शिकार और उनका जैसे कि सींग का व्यापार होता है या खाल का व्यापार होता है उस पर रोक लगाई जा सके, इसलिए आपका भारतीय वन्य जीव संरक्षण या वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो आया था। प्रश्न में आपका वन्य जीव रिजर्व बनाने की बात की जा रही है, तो पहला कथन तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरे कथन की बात करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इसमें भी जो है आपका वन्य जीवों के अवैध शिकार और इन सभी पर रोक लगाई गई थी
और उसके साथ साथ जो जैव विविधता है कहीं ना कहीं उसको भी संरक्षण प्रदान करने की बात की गई थी। तो वन्य जीव रिजर्व बनाने का प्रावधान इसमें भी आपका नहीं है, तो बी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। और बात करें तीसरे वाले की, तो एनवायरमेंट एक्ट 2006 में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई, वन्यजीव रिजर्व बनाने का प्रावधान इसमें भी नहीं है। यानी कि आपका यहाँ पर इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, चौथा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा कह रहा है कि केवल सिम्बियोटिक बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक कर सकता है। तो ये तो कथन है, बताना है आपको कौन सा कथन सत्य होगा। केवल एक, केवल दो, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो पहला वाला बात करते हैं जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो कहते हैं हिंदी में। और यदि डेफिनेशन की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है उसका अमोनिया में परिवर्तन जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो कहलाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न में कि केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो आपका बिल्कुल गलत है। तो पहला वाला तो यहाँ से ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा लिखा है कि केवल सिम्बियोटिक बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक कर सकता है, तो ऐसा भी नहीं है। ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ही सही होगा। अधिकतर जो हाई लेवल वाले प्रश्न होते हैं जहाँ पर पर्यावरण भी पूछा जाता है वहाँ पर आप देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन बहुत ज़्यादा सही होने के चांसेस होते हैं, परंतु नॉर्मल आप देखेंगे तो प्रश्न इनमें से कोई नहीं, बहुत रेयर केस में ही आपके ऑप्शन सही होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, या बिहार में है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि ज्यादा डिटेल में बात करें तो मध्य प्रदेश जो है उसमें एक संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे 2018 में, कब, सन 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है वो दिया गया था। स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना इसकी 1981 को हुई थी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा। डीडीटी कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। वायु, जल, मिट्टी, या उपर्युक्त सभी। बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। डीडीटी कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है। खेतों में आप देखते हैं वायु जो छिड़का जाता है डीडीटी, तो वायु जल तो होता ही है, और मिट्टी में वो गिरता है तो मिट्टी भी होता है। उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और बात कर लेते हैं डीडीटी की फुल फॉर्म की, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, DICHLORO, ये हो गया डाइक्लोरो। उसके बाद DIPHENYL डाइफेनिल। उसके बाद नीचे लिख देते हैं ट्राई, फिर क्लोरो CHLORO, फिर एथेन ETHANE। तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन डीडीटी की। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सातवां। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। प्रश्न आपका क्या है? सातवां, उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ? 1975, 1985, 1995, या 2005। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए
बी, सी या डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 1975 में उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन जो है वो हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनती है? मीथेन, सीएफसी, एचसीएफसी या जलवाष्प? आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनती है। बात करते हैं उत्तर की, चारों में से कौन सा सही होगा? तो मीथेन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि गंदे पानी से बनती है। 9वां प्रश्न आपका कह रहा है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। एलपीजी लिखा हुआ है, सीएनजी लिखा हुआ है और साले गैस लिखा हुआ है। आपको बताना है कि मीथेन किस गैस का मुख्य यौगिक है? केवल एक यानी केवल एलपीजी का, एक और दो यानी कि सीएनजी और एलपीजी का, दो और तीन यानी कि सीएनजी और साले गैस का, या ये सभी? बताना है आपको मीथेन जो है वो किस गैस का मुख्य यौगिक है। बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा इन चारों में से। तो आपका डी वाला ऑप्शन, ये सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एलपीजी, सीएनजी, साले गैस, ये तीनों ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ये प्रश्न आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसमें भी आपको ध्यान होगा तो आया होगा था, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इससे पहले के सेट जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि ना मिले तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको जो लिंक है वो प्लेलिस्ट की वो प्रोवाइड करा दूंगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की, कहाँ कौन सा इसमें सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये, तो 141 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। 141 वर्ग किलोमीटर में जो है वो फैला हुआ है। और इसके अलावा स्टार्टिंग में जब इसे आरंभ किया गया था तो इसकी स्थापना श्रीनगर जो शहर था उसको स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। उसके साथ साथ ये उद्यान आपका हंगुल या कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर भी जो है वो जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां, कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि HCFC में चार तत्व होते हैं। हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है और कार्बन होता है। आपसे पूछा इनमें से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण में सबसे ज्यादा योगदान देती है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ये प्रश्न आप जितने भी देख रहे हैं ये सब नए प्रश्न हैं, कोई भी रिपीटेड आपको नहीं अधिकतर देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। प्रैक्टिस करते चलिए ताकि किसी भी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाए आप आंसर जो है वो सही टिक करके आए। तो चलिए बात करते हैं अब उत्तर की, कौन सा इसमें से सही होगा। तो आपका क्लोरीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण में सबसे ज्यादा योगदान देती है? तो क्लोरीन आपका जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां, वॉशिंगटन सम्मेलन किससे संबंधित है? कीटनाशक से, खतरे में प्रजातियां, ओजोन संरक्षण या इनमें से कोई नहीं? वॉशिंगटन सम्मेलन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, तो आपका ऑप्शन बी खतरे में प्रजातियां बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे पुराने सिटीज के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। पुराने सिटीज, सिटीज की स्पेलिंग CITES, साइट्स कह सकते हैं, सिटीज ना कह के। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो साइट्स है आपका ये 3 मार्च 1973 को हस्ताक्षरित किया गया था, इसीलिए आपका 3 मार्च को वन्य जीव या विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो मनाया जाता है। और उसके साथ साथ ये आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP जो है उसके द्वारा प्रसारित है। इसका सचिवालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका सचिवालय है। अगला प्रश्न देखते हैं
निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन कह रहा है कि रामसर समझौता प्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय समझौता है, और दूसरा कह रहा है कि रामसर की सभी निर्दिष्ट स्थितियां मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर भी कोई नहीं सही होगा, ना तो पहला ना तो दूसरा। रामसर समझौता की यदि बात करें तो 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर नामक शहर में जो है समझौता हुआ था। और उसके अलावा रामसर समझौता के अंतर्गत रामसर जो साइट्स हैं उनको चुना गया था। और यहाँ पर जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात की जा रही है, इसमें 59 जो है कुल 59 रामसर साइट्स जो है वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर लिखा था रामसर की सभी निर्दिष्ट स्थितियां, इसमें तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। 59 रामसर साइट्स मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जो है वो हैं। ये सारी इसके बारे में हो गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14। भारत में निम्नलिखित में से किस पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जाता है। गैसोलीन, गृह निर्मित कोयला, आयातित कोयला या 2 और 3 दोनों। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किस पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर जो है वो लगाया जाता है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर गृह निर्मित कोयला भी बिल्कुल सही है और आयातित कोयला भी बिल्कुल सही है, यानी कि 2 और 3 दोनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन दोनों पर ही स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में कितने जैव भौगोलिक प्रक्षेत्र हैं। 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं या 14 हैं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है भारत में कितने जैव भौगोलिक प्रक्षेत्र हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 10 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कौन कौन से होते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो आपका भारत में पहला जो हो जाएगा जैव भौगोलिक क्षेत्र में वो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। दूसरा आपका हो जाएगा हिमालय क्षेत्र। तीसरा आपका हो जाएगा डेजर्ट जोन। चौथा हो जाएगा आपका सेमी रीद जोन। पांचवा हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट जोन। छठा हो जाएगा डेक्कन पठार क्षेत्र। सातवां हो जाएगा गंगा के मैदान। आठवां हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नवा हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र तो हो गया। तट रेखा के समीपी जो तटीय क्षेत्र होता है वो आपके 9वें नंबर पे आएगा। और 10वें नंबर पे आपका आ जाएगा द्वीप समूह। तो ये आपके 10 जैव भौगोलिक प्रक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड सेट करने के लिए UNFCCC कन्वेंशन सेंटर कहाँ हुआ। कोपेनहेगन में, कैनकुन में, बाली में या पेरिस में। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बाली यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो UNFCCC कन्वेंशन कहाँ हुआ, बाली में हुआ। ये कहाँ आता है, तो ये आपका इंडोनेशिया में जो है वो आता है। तो डायरेक्ट आपको इंडोनेशिया भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। इसके अलावा बात करते हैं जो UNFCC लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म की भी, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो फुल फॉर्म होती है इसकी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 कि निम्नलिखित में से किस संधि के कार्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार नेशनल कम्युनिकेशन नेटकॉम का प्रकाशन करती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। US इंडिया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेटिव इनिशिएटिव, पहला ऑप्शन ये दे रखा है। फिर आपका दे रखा है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, तो दोनों ही आपके ऑप्शन नहीं होंगे। तीसरा कह रहा है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बस यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताई थी UNFCCC की,
वही ये आपका लिखा हुआ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18, सफेद एशियाई बाघ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में या उत्तर प्रदेश में? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। सफेद एशियाई बाघ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में जो है वो पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न आपका क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? 3 है, 5 है, 6 है या 8 है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं, चलिए अब उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 6 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? कुल 6 है। अब कौन कौन सी है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली होती है आपकी जलवाष्प, सबसे पहली होती है आपकी जलवाष्प। दूसरी कौन सी होती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तीसरी कौन सी होती है आपकी? मेथेन। चौथी कौन सी होती है आपकी? हाइड्रोक्लोरो हाइड्रोफ्लोरो या कह सकते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये आपका जो है वो चौथा हो जाएगा। और इसी से ही मिलता जुलता आपका पांचवा भी होता है, वो क्या होता है? वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और लास्ट हो जाएगा आपका ओजोन, छठा लास्ट क्या हो जाएगा? ओजोन। तो ये जो है आपके 6 जो है वो होती हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या। चलिए देख लेते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, ओजोन का या सल्फर डाइऑक्साइड का? ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। लाइव कमेंट में नहीं, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसका आंसर देखेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।